Today we are going to start with chapter compromise, arrangement and amalgamation. So as I always say, मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के हिंदी में भी समझा दूंगी, बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना एग्ज़ाम में बैठना इज़ नॉट राइट थिंग. क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको समझ आता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. डू प्रैक्टिस द स्कैनर ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज. क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज इज अ टर्म विच implies the existence of disputes such as relating to rights. It means settlement or adjustment of claim in dispute by mutual concession. If the member have to give up their right entirely, it will not be compromise. There can be no compromise unless there is dispute. Compromise is a logical sequence to settle dispute without any third party intervention. बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? जब कोई डिस्प्यूट होता है तब वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कराया जा सकता है. कॉम्प्रोमाइज़ आप जनरल मीनिंग भी जानते हो. बेसिकली वो एक सेटलमेंट होता है या एडजस्टमेंट होता है क्लेम्स का. जब तक डिस्प्यूट नहीं होगा वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता. ओके, कॉम्प्रोमाइज़ एक ऐसा सेटलमेंट होता है जिसमें कोई थर्ड पार्टी का बिना इंटरवेंशन हुए ही कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता है. नेक्स्ट इज अरेंजमेंट. द टर्म अरेंजमेंट इज ऑफ वेरी वाइड import. It includes a reorganization of share capital of the company by the consolidation of shares of different class or by division of shares into shares of different class or by both of these methods. So basically यहाँ क्या बोला गया है कि ये एक रीऑर्गेनाइज किया जाएगा शेयर कैपिटल को ऑफ द कंपनी को या उसके डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स को, या जो शेयर्स है कंपनी के उनको डिवाइड किया जाएगा इनटू डिफरेंट क्लासेस, या दोनों मेथड से. उसको बोला जाता है अरेंजमेंट. ऑल मोड्स ऑफ reorganizing the share capital includes interference with preferential and other special rights attached to shares can properly form part of arrangement with members. Arrangement can be between various class of shareholders or between creditors and shareholders. So basically arrangement किन के बीच हो सकता है? या तो various classes of shareholders के बीच में हो सकता है या तो creditors and shareholders के बीच में हो सकता है. ओके, तो आपको समझ आए कि कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है एंड अरेंजमेंट क्या होता है. नेक्स्ट इज अमालगमेशन. आपको पता ही है, आपने ये अकाउंट्स में भी अपना पढ़ा होगा अमालगमेशन क्या होता है. अमालगमेशन इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच टू और मोर कंपनीज आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी और वन और more company are to be observed or blended with another, and as a consequence the amalgamating company loses its existence and its shareholder become the shareholder of the new company or the amalgamated company. The shareholders of each amalgamating company becomes the shareholder of the amalgamated company. So आपको बेसिकली ये समझ आया होगा कि जब दो और मोर कंपनीज एक साथ आती है और नया बनता है तो उसको अमालगमेशन बोला जाता है. सो नेक्स्ट इज अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013. उसमें क्या होता है? ओके, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इज पॉसिबल बिटवीन किसके किसके बीच में पॉसिबल है? जैसे हमने पढ़ा, बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर और एनी क्लास ऑफ देम. ओके, बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ देम. द फॉलोइंग एंटिटीज में अप्लाई. जिनको करना है वो अप्लाई कर सकती है एनसीएलटी को. कौन कौन अप्लाई कर सकती है? कंपनी अप्लाई कर सकती है, या तो एनी क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है, या तो कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी अप्लाई कर सकता है, या तो लिक्विडेटर अप्लाई कर सकता है एनसीएलटी को. ओके, NCLT may order a meeting of creditor or class of creditors or of the members or class of members as the case may be to be called, held and conducted in such manner as the tribunal direct. So क्या है यहाँ पे कि NCLT ऑर्डर करेगी कि एक मीटिंग बुलाना होगा क्रेडिटर्स का और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स या मेंबर्स का और क्लास ऑफ मेंबर्स, जैसा भी केस रहेगा, टू बी कॉल्ड एंड हेल्ड, जैसा ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगी. The application to the tribunal can be made jointly also. Okay, application shall have all material facts relating to the company such as the latest financial position of the company, the latest auditor's report on the accounts of the company and the pendency of any investigation or proceeding against the company
क्या क्या होना चाहिए जब भी अप्लाई करेंगे। तो पहला जैसे हमने पॉइंट पढ़ा कि सारे मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ एनी इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है तो एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, कंसेंटेड कितना से ज़्यादा मेंबर्स को कंसेंट करना पड़ेगा फॉर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज 75% से ज़्यादा, नॉट लेस देन 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, इसमें क्या इंक्लूडिंग a creditor responsibility statement in the prescribed form, safeguards for the protection of other secured and unsecured creditors, report by the auditor that the fund requirement of the company after the corporate debt restructuring as approved shall conform to the liquidity test position upon the estimates provided to them by the board, where the company proposes to adopt corporate debt restructuring guidelines जो specify के होंगे, उसका एक स्टेटमेंट, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट देना होगा, एक इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एंड प्रॉपर्टी एंड ऑल एसेट्स टैंजिबल, इंटैंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल ऑफ द कंपनी। कौन देगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। नेक्स्ट इज the notice of the meeting called in pursuant to the order of tribunal shall be sent to all the creditors or class of creditors and to all members or class of members and the debenture holder of the company which shall be accompanied by। बेसिकली जो नोटिस है किसको किसको जाएगा, ऑल क्रेडिटर्स को जाएगा या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को जाएगा, मेंबर्स को जाएगा, क्लास ऑफ मेंबर्स को जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी का। बट नोटिस के साथ में क्या क्या जाएगा? नोटिस के साथ में जाएगा पहला तो एक स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। जो वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने पढ़ा उसका भी एक कॉपी जाएगा। ओके, एक्सप्लेनिंग कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिटर्स की, मैनेजरियल पर्सन, प्रोमोटर्स एंड नॉन प्रोमोटर्स पे, और कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन एनी मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और द डिबेंचर्स ट्रस्टीज, या और भी कुछ ऐसा मैटर्स है जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वो भी नोटिस के साथ जाएगा। Such notice and other documents shall also be placed on the website of the company if any, and in case of a listed company, these documents shall be sent to the Securities and Exchange Board and Stock Exchange where the securities of the companies are listed for placing on their website and shall also be published in newspaper। So basically यहाँ क्या लिखा गया है, लिखा हुआ है ना कि जो भी नोटिस रहेगा वो कंपनी के वेबसाइट में भी प्लेस होगा। अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो वो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे सेबी को भी एंड स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज लिस्टेड है, ऑल्सो ये न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होगा। When the notice for the meeting is also issued by way of an advertisement, it shall indicate the time within which copies of a compromise and arrangement shall be made available to the concerned person free of charge from the registered office of the company। So basically अगर advertisement के फॉर्म में नोटिस दिया गया है, सो इन दैट केस उसमें मेंशन होना चाहिए टाइम, अगर किसी को चाहिए होगा कंसर्न पर्सन को फ्री ऑफ चार्ज में, तो किस टाइम में वो आके रजिस्टर्ड ऑफिस से वो ले सकता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसीजरल एस्पेक्ट रिलेटिंग टू द नोटिस। नोटिस से रिलेटेड क्या प्रोसीजर है? नोटिस ऑफ द मीटिंग पर्सुएंट टू द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल टू बी गिवन इन फॉर्म नंबर 15.3 and shall be sent individually specifying therein, क्या क्या स्पेसिफाई करेगा? Disclosure of nature and extent of interest, effect of compromise or arrangement on such interest of key managerial person, director, promoter, non-promoter, depositor, creditors, यही सब दिया है कि डिस्क्लोज करना पड़ेगा नेचर और क्या इंटरेस्ट है, क्या इफेक्ट होगा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का। ओके, where there is no interest or there is no effect of such interest of any promoter, मतलब कि कोई promoter या किसी पे कोई effect नहीं हो रहा है of such interest, then in that case a statement to the fact that there is no interest or there is no effect of scheme of compromise and arrangement on such interest of such person, तो उसके लिए भी no interest के लिए भी एक statement देना पड़ेगा। Investigation proceedings if any pending against the company or against any promoter, director की managerial person, अगर कोई भी investigation proceedings चल रहा है तो उसका भी एक कॉपी देना पड़ेगा।
Details of shareholding of director, key managerial person, promoter as on the date of making this statement and change in their shareholding in last 6 months. So क्या क्या डिटेल्स देना होगा, शेयर होल्डर्स का डिटेल देना होगा, ऑफ डायरेक्टर्स की, मैनेजर, प्रमोटर और इन सब का, और उनका अगर कुछ भी चेंज हुआ है इन शेयर होल्डिंग लास्ट 6 मंथ्स में तो उसका भी डिटेल देना होगा. Details of no objection, approval or sanction if already received from the concerned authorities for the compromise or arrangement. Okay, जो आपने भेजा है उनसे अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ चुका है तो उसका भी एक कॉपी आपको देना पड़ेगा. Details of availability of following documents for obtaining extract from or for making copies of for inspection by members and creditors, namely क्या क्या, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, जिसमें इंक्लूड होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसका कॉपी ऑफ जो स्कीम है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का, या कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट जो मटेरियल टू द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट है वो, सच अदर जो इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड या मैनेजमेंट बिलीव करती है कि नेसेसरी है, रेलेवेंट है फॉर डिसीजन अगेन या फॉर या अगेंस्ट द स्कीम है. ओके, नेक्स्ट, declaration to the effect that the scheme is in the best interest of employee, creditors, debenture holder, member, particularly non-promoter members and minorities shareholders of the company as detailed in the scheme. So basically कि डिक्लेरेशन देना होगा कि जो भी ये स्कीम है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, क्रेडिटर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, नॉन प्रोमोटर्स है. ओके, स्टेटस ऑफ अप्रूवल या अप्रूवल्स ऑफ रेगुलेटरी और एनी अदर अथॉरिटी जो नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने के लिए, उनका भी देना होगा. Any objection to the compromise and arrangement can be made only by person. कौन कौन ऑब्जेक्शन कर सकता है ये आप ध्यान रखना फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जो हो रहा है. Only by the person holding not less than 10% of the shareholding or having outstanding debt amounting to not less than 5%. अगर हो शेयर होल्डिंग का बात करें तो not less than 10% होना चाहिए, और अगर आउटस्टैंडिंग डेप्थ का बात करें तो not less than 5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग होना चाहिए. ओके, तभी वो कर सकते हैं एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. नेक्स्ट जो ये 10th पॉइंट है, आई एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट कि क्या इसमें लिखा गया है कि जो नोटिस है वो और किसको किसको जाता है. नोटिस सेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सेबी को, ऑफिशियल लिक्विडेटर है, या और भी कोई अदर सेक्टोरल रेगुलेटर्स है या अथॉरिटीज़ है जो कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट से अफेक्ट हो सकते हैं. और जब उनको नोटिस दिया जाता है ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर उनको कुछ है तो वो उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर. फेलिंग विच इट शैल बी प्रिज्यूम्ड कि उनको कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है टू मेक ऑन द प्रपोजल. ओके, नेक्स्ट इज अप्रूवल एंड सैंक्शन ऑफ द स्कीम. कब अप्रूव हो जाएगा, कब माना जाएगा कि अप्रूव हो गया है और सैंक्शन हो चुका है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का स्कीम. At a meeting, if majority of persons जो represent कर रहे हैं 3/4 in the value of creditors or class of creditors or members or class of members as the case may be, voting in person or by proxy or by postal ballot, agree any compromise and arrangement, and if such compromise and arrangement is sanctioned by the tribunal by an order, the same shall be binding on the company, all the creditors or class of creditors or members or class of members as the case may be, or in case of the company being wound up, on the liquidator and contributories of the company. So basically कब माना जाएगा कि अप्रूव हो चुका है, जब जो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो रिप्रेजेंट करते 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स या मेंबर्स या क्लास ऑफ मेंबर्स अगर अप्रूव कर देते हैं तो वो माना जाएगा, या तो ट्रिब्यूनल बाय ऑर्डर सैंक्शन कर देगी ये कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट को, तब माना जाएगा कि ये जो भी कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट का स्कीम है वो अप्रूव हो चुका है और सैंक्शन हो चुका है. ओके, आई वांट ये जो 12 से लेके 16 के जो हैं पार्ट्स हैं वो एक बार आप खुद रीड करो, आपको समझ आ जाएगा. नॉट मच टेक्निकल, सो आप रीड कर लेना इसको.
Next is power of tribunal to enforce compromise or arrangements. Okay, when the tribunal makes order under section 230 sanctioning or compromise or an arrangement, it shall have power to supervise the implementation of compromise and arrangement. So basically कि ट्रिब्यूनल भी enforce कर सकती है compromise and arrangement को, उसके पास भी power है, वो order दे सकती है for compromise and arrangement, but for that अब उसके रिलेटेड पॉइंट लिखा है इट शैल हैव पावर टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कैसे कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट हो रहा है उसके इम्प्लीमेंटेशन को वो सुपरवाइज कर सकती है. मे गिव सच डायरेक्शंस इन रिगार्ड टू एनी मैटर और मेक सच मॉडिफिकेशन इन द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एज इट में कंसिडर नेसेसरी फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. सो बेसिकली वो कुछ भी मॉडिफिकेशन और डायरेक्शन जो नेसेसरी है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सही से हो वो दे सकती है. If the tribunal is satisfied that the compromise or arrangement sanctioned under section 230 cannot be implemented satisfactorily with or without modification and the company is unable to pay its debt as per the scheme, it may make an order for winding up of the company. So basically यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी अपना डेब्ट्स नहीं पे कर पाएगी, सही से कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, सो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकती है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ओके, ट्रिब्यूनल में रिक्वायर द लिक्विडेटर और द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द स्कीम. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज से रिलेटेड. When an application is made to the tribunal under section 230 for the sanctioning of compromise or arrangement proposed between a company or any such person as mentioned in that section, and it is shown to the tribunal that the compromise and arrangement has been proposed for the purpose of or in connection with a scheme for the reconstruction of the company or companies involving merger and amalgamation of any two or more companies, that under the scheme the whole or any part of the undertaking, property or liabilities of any company is required to be transferred to another company or is proposed to be divided among and transferred to two or more companies. The tribunal may on application order a meeting of the creditor or class of creditors or class of members as the case may be to be called, held and conducted in such manner जो ट्रिब्यूनल स्पेसिफाई करेगी. तो बेसिकली वही दिया है कि अगर मर्जर और अमालगमेशन के लिए कोई अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को, दो कंपनीज को एक करने का कोई अगर अप्लाई कर रहा है, या whole or any part of undertaking या property or liability of the company transfer हो रहा है to another company, in that case such order shall also require to circulate the following for the meetings ordered by the tribunal, namely क्या क्या और circulate करना पड़ेगा. The draft of the proposed term of scheme drawn and adopted by the directors for merging of the company, merge करने के लिए क्या scheme प्रपोज किया जा रहा है. कन्फर्मेशन द कॉपी ऑफ ड्राफ्ट स्कीम हैज़ बीन फाइल्ड विद द रजिस्टर, बेसिकली उसको फाइल भी करना होगा रजिस्ट्रार के साथ. रिपोर्ट अडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ मर्जिंग कंपनीज एक्सप्लेनिंग इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मैनेजरियल पर्सन, प्रोमोटर्स, नॉन प्रोमोटर्स, specifying out in particulars the share exchange ratio, specifying any special valuation difficulties. तो बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा शेयर होल्डर्स पे, की मैनेजरियल पर्सनस पे, प्रोमोटर्स पे, नॉन प्रोमोटर्स पे, ये भी स्पेसिफाई करना होगा. द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट विथ रिगार्ड टू वैल्यूएशन. So next, the tribunal, after satisfying itself the procedure of holding meeting has been complied with, जब ट्रिब्यूनल को लगता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो भी मीटिंग होल्ड करने के लिए प्रोसीजर्स होने चाहिए वो कंप्लाई हो चुके हैं, तो वो सैंक्शन कर देता है कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट को, या कुछ प्रोविजंस बना देता है फॉर द फॉलोइंग मैटर्स. सो आई वॉन्ट यहाँ जो भी मैटर्स दिए गए हैं वो आप एक बार खुद गो थ्रू कर लेना. दैट इज़ नॉट मच टेक्निकल और नॉट मच हार्ड. तो आप एक बार गो थ्रू करो, ट्राई करो अगर आपको समझ आता है कि नहीं. ओके, इफ़ नॉट यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू टेक दोस. ओके, नेक्स्ट इज मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज विद सेक्शन 233. इफ प्रिस्क्राइब्स simplified procedure, it prescribes simplified procedure for merger and amalgamation of किसका merger and amalgamation होगा. टू और मोर, या तो स्मॉल कंपनीज का, या तो होल्डिंग कंपनी और उसका होली ओन सब्सिडरी कंपनी,
या कोई अदर क्लास और क्लास ऑफ कंपनी जो प्रेस्क्राइब किया जाता है. ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया था होल्डिंग कंपनी, 2 और मोर स्टार्टअप कंपनी, 1 और मोर स्टार्टअप कंपनी विथ 1 और मोर स्मॉल कंपनी ऑल्सो. ये सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई किया था, प्रेस्क्राइब किया था ऑन 1/2/21. ओके, सो होल्डिंग कंपनी क्या होती है? इन रिलेशन टू 1 और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी. सो एज यू नो होल्डिंग से अपने फर्स्ट चैप्टर में ये दिया रहता है हमारा होल्डिंग और सब्सिडरी का मीनिंग, स्मॉल कंपनी का मीनिंग दिया रहता है. ओके, so next is merger of small companies holding and subsidiary of company. Okay, accordingly subsection 1 of section 233 state करता है that notwithstanding the provision of section 230 and section 232 a scheme of merger or amalgamation may be entered into between 2 or more small companies or between a holding company and its wholly owned subsidiary company के साथ भी हो सकता है, और such other class or class of companies जो prescribe किया जाए subject to the following. क्या क्या फॉलो करना ज़रूरी है? Okay, namely a notice of the proposed scheme inviting objections or suggestion if any from the registrar and official liquidators where registered office of the respective companies are situated or persons affected by the scheme within 30 days is issued by the transferor company or companies and the transferee company. So basically जब भी जो स्कीम नोटिस देना होगा ऑफ द प्रपोज स्कीम, जो भी स्कीम है उसका एक नोटिस देना होगा किसको किसको? रजिस्ट्रार को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. ओके, पर्सन्स जो अफेक्ट हो सकते हैं बाय द स्कीम, ताकि उनको अगर कुछ ऑब्जेक्शंस है या सजेशंस है तो वो दे सकें. The objection and suggestions received are considered by the company in their respective general meeting and the scheme is approved by the respective members or class of members at a general meeting holding at least 90% of the total number of shares. So जो भी objections और suggestions receive होते हैं वो कंपनी जनरल मीटिंग में उसको कंसिडर करती है. ओके, और जो स्कीम है वो अप्रूव होता है बाय होल्डिंग अ जनरल मीटिंग. ओके, और कितने मेंबर्स को अप्रूव करना होगा? एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, जो होल्ड कर रहे होंगे मेंबर्स. सो इतने मेंबर्स को अप्रूव करना होगा, तभी स्कीम अप्रूव्ड माना जाएगा. Each of the companies involved in merger files a declaration of solvency with the registrar of the place where the registered of the company is situated. So each of the company जिनका merger हो रहा है वो फाइल करेगी एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जहाँ पे भी उनका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्लेस जहाँ पे भी सिचुएटेड है. The scheme is approved by representing 9/10 in value of the creditors or class of creditors of respective companies indicated in a meeting convened by the company by giving कितना दिन का नोटिस दिया जाता है? 21 days along with जो scheme to which creditors for the purpose or otherwise approved in writing. The notice of the meeting to the member and creditor shall be accompanied by क्या क्या उसके साथ देना होता है? एक स्टेटमेंट देना होता है as far as applicable जो सब सेक्शन 3 में स्पेसिफाई किया गया है, और सेक्शन 230 डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना होता है एंड कॉपी ऑफ स्कीम दिया जाता है साथ में. ओके, transferee company to file a copy of scheme approved. Okay, so transferee company shall file a copy of the scheme so approved in the manner as may be prescribed. किसके किसके साथ फाइल करना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, रजिस्ट्रार के साथ एंड द ऑफिशियल लिक्विडेटर जहाँ पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे कि मिसलेनियस प्रोविजन में क्या क्या लिखा हुआ है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू कंफर्मेशन ऑर्डर वेयर देयर इज नो ऑब्जेक्शन और सजेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर. बेसिकली क्या स्टेट करता है ना, दैट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द स्कीम, अगर रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और सजेशन नहीं है स्कीम से रिलेटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेम को रजिस्टर कर देगी और इशू कर देगी कंफर्मेशन कंपनी को कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है. बट अगर कोई ऑब्जेक्शंस है या सजेशन है तो वो कम्युनिकेट करेगी इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कितने दिन में? पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर अंदर. अगर नहीं किया तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं था स्कीम को लेके.
सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द ट्रिब्यूनल. कब सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकती है? If the central government forms opinion that such a scheme is not in public interest or in the interest of creditor, it may file an application before the tribunal. कितने दिन के अंदर? Under 60 days of the receipt of the scheme stating its objections and requests. So अगर central government को लगता है कि जो scheme है वो public interest में नहीं है या interest of creditors के against है, in that case वो apply कर सकती है tribunal को कितने दिन के अंदर? 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द स्कीम. अपना जो भी ऑब्जेक्शन होगा उससे रिलेटेड और रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो ट्रिब्यूनल उसको कंसिडर करे. नेक्स्ट आपको दिया गया है कि ट्रिब्यूनल क्या एक्शन लेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन किया उसको लेके, और नेक्स्ट रजिस्ट्रार को क्या कम्युनिकेट करना पड़ता है. सो आप इसको एक बार रीड कर लेना ये दोनों पॉइंट्स को. नेक्स्ट इज क्या इफेक्ट होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम का. ओके, The registration of scheme as above shall be deemed to have the effect of dissolution of the transferor company without process of winding up. Okay, the registration of the scheme shall have the following effect, namely क्या क्या effect होता है. ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी. इफ कोई चार्जेस रहता है इफ एनी ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शैल बी एप्लीकेबल एंड एनफोर्सेबल एज इफ द चार्जेस वर इन द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. सो बेसिकली कोई भी चार्जेस रहेगा ऑन प्रॉपर्टी इफ एनी कुछ भी रहेगा सो माना जाएगा कि वो ट्रांसफरी कंपनी का हो गया. अब लीगल प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरर कंपनी पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट शैल बी कंटिन्यूड और अगेंस्ट द ट्रांसफरिंग. अगर लीगल प्रोसीडिंग कुछ है ट्रांसफरर कंपनी का तो अब वो ट्रांसफरी कंपनी का मान के कंटिन्यू किया जाएगा. Where the scheme provides for purchase of shares held by dissenting shareholders or settlement of debt due to dissenting creditors, such amount to the extent it is unpaid, अगर जो unpaid रह जाएगा वो liability हो जाएगा ट्रांसफरी कंपनी का. ओके, द ट्रांसफरी कंपनी शैल नॉट ऑन मर्जर और अमालगमेशन होल्ड एनी शेयर्स in its own name or in the name of any trust, either on its behalf or on the behalf of any subsidiary or associate, and all such shares shall be cancelled and extinguished on the merger or amalgamation. ऐसे जो भी शेयर्स रहेंगे वो कैंसिल और एक्सटिंग्विश हो जाने चाहिए ऑन द मर्जर और अमालगमेशन. ओके, अब नेक्स्ट ये मर्जर और अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज विद फॉरेन कंपनीज. Okay, subject to the provision of any other law for the time being in force, a foreign company may with the prior approval of Reserve Bank of India. Foreign company को करना है तो किसका अप्रूवल पहले लेना होगा? prior approval of Reserve Bank का लेना होगा. merge into a company registered under this act or vice versa, and the terms and condition of the scheme of merger may provide among other things for the payment of consideration to the shareholders of the merging company in cash या depository receipt से, और पार्टली इन कैश या पार्टली इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से, एज द केस में बी एज पर द स्कीम टू बी ड्रॉन फॉर द पर्पस. ओके, सो फॉरेन कंपनी क्या होते हैं यहाँ आप रीड कर सकते हो, बट आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि फॉरेन कंपनी का केस में रिजर्व बैंक से भी अप्रूवल लिया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज परचेज ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डिंग. सो द ऑर्डर मे बाय सेक्शन 230 subsection 7e provides that the order made by the National Company Law Tribunal may provide for exit offer to dissenting shareholder. जो shareholder dissent कर रहे हैं, agree नहीं करते हैं, उनको एक exit offer दिया जाएगा. Okay, if any or as are in the opinion of the tribunal necessary to effectively implement the terms of compromise and arrangement. जो necessary होगा compromise और arrangement को follow करने के लिए जो भी डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको दिया जा सकता है एक एग्जिट ऑफर. ओके, रूल 27 ऑफ द रेलेवेंट रूल प्रोवाइड्स फॉर मेथडोलॉजी फॉर वैल्यूएशन ऑफ द रजिस्टर वैल्यू फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी, और यहाँ पे दिया गया, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना. ओके, नेक्स्ट इज अमालगमेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट. व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड कि इट इज एसेंशियल कि 2 और मोर कंपनी को अमालगमेट होना होगा फॉर इन द पब्लिक इंटरेस्ट में, उसको एसेंशियल लग रहा है कि 2 और मोर कंपनीज को अमालगमेट होना पड़ेगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर नोटिफाई कर सकती है इन ऑफिशियल गेजेट
प्रोवाइडिंग जो भी कंपनी इसका अमालगमेशन करना चाहती है इनटू अ सिंगल कंपनी विद सच कॉन्स्टिट्यूशन विद सच प्रॉपर्टी पावर्स, जो भी राइट इंटरेस्ट देना चाहती है एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर. The order under subsection 1 may also provide for continuation or by against the transferee company of any legal proceeding. अगर pending है तो वो continue होगा या क्या होगा वो भी order में बता सकती है. Every member or creditor including a debenture holder of each of the transferor company before the amalgamation shall have as nearly as may be the same interest in or rights against the transferee company as he had in the company in which the originally a member or creditor. जैसे वो original member था जो same उसका interest और rights था वो माना जाएगा कि अब वो transferee company में भी उसका भी वैसा ही रहेगा. And in case the interests or rights of such member or creditor or against the transferee company are less then his interest or rights against the original company he shall be entitled to compensation. अगर कुछ भी उसका इंटरेस्ट और राइट्स अफेक्ट हो रहा है तो उसको कुछ कंपेंसेशन दिया जा सकता है. ओके, विच शैल बी असेस्ड बाय सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड एवरी सच असेसमेंट शैल बी पब्लिश. किसमें पब्लिश किया जाएगा? ऑफिशियल गेजेट में. नेक्स्ट ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर्स एंड स्कीम है आप इसको गो थ्रू कर लेना एंड यू कैन सी हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. आप ऐसे ही और भी वीडियोस डाले हुए हैं और आ रही हैं वीडियो, सो आप सब्सक्राइब करके रखो. डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियोस. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, एज आई ऑलवेज से इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं, लॉ के क्लासेस भी आ रहे हैं और कुछ भी अपडेट होता है रिगार्डिंग CMA आई डू अपडेट फॉर दैट ऑल्सो. एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ डाउट है डू कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन. सो दिस इज इट फॉर टुडे. Thank you.